प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी जो राजनीतिक सिद्धांत का एक जो पेपर है आपके सिलेबस में, उसका एक चैप्टर है समानता। वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो पाठ की शुरुआत से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ वैश्विक स्तर पर जिस तरह की असमानता है उसके बारे में कुछ आंकड़ों से मैं आपको अवगत करा देता हूँ। जैसे दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों से अधिक है। आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों से ज्यादा आमदनी सिर्फ 50 लोगों के पास है। अभी हाल ही में भारत में भी ऐसा ही एक आंकड़ा जारी हुआ है, जिसमें भारत के 98 जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो अरबपति हैं, तो भारत के 98 अरबपतियों की संपत्ति भारत में सबसे गरीब 55.5 करोड़ लोगों से अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कहां पर 98 लोग और दूसरी तरफ 55.5 करोड़ गरीब लोग। तो ये जो असमानता है, मैं बस आपके दिमाग में एक मोटा मोटी एक रेखा बन जाए इसको लेकर के, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक और उदाहरण आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है कि नाइजीरिया एक देश है, बहुत पिछड़ा हुआ देश है, बहुत गरीब देश है। तो नाइजीरिया में गर्भावस्था की वजह से जो मौतें होती हैं, जैसे महिलाएं गर्भावस्था के दौरान जब बच्चा उनके पेट में होता है तो उस दौरान बहुत सारी महिलाएं कुपोषण की वजह से या अन्य बीमारियों की वजह से या सही स्वास्थ्य सुविधाएं न मिल पाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो नाइजीरिया में हर 18 में से एक महिला की मौत हो जाती है गर्भावस्था की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ एक देश है कनाडा, बहुत विकसित देश है। तो कनाडा में ये मौत 8700 में से एक की होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि नाइजीरिया में हर 18 में से एक की मौत हो रही है और दूसरी तरफ कनाडा में 8700 में से एक की मौत हो रही है। तो ये कुछ वैश्विक आंकड़े हैं जो दर्शाता है कि पूरी दुनिया भर में किस स्तर पर बहुत भारी असमानता देखने को मिलती है। इसी तरह से हम लोग अगर अपने आसपास भी नजर दौड़ाएं तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की हम लोग तमाम असमानताओं को देखते हैं। जैसा कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का कनेक्शन 55% घरों में है और शहरी क्षेत्रों में बिजली का कनेक्शन 93% घरों में है। दूसरी तरफ टीवी, ग्रामीण क्षेत्रों में 33% लोगों के पास ही टीवी है, दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में 77% लोगों के पास टीवी है। इसी तरह से गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्नानाघर यानी जो बाथरूम होते हैं वो करीब 45% लोगों के पास है और शहरी क्षेत्रों में ये 87% लोगों के पास बाथरूम है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर भी भारी असमानता है तमाम सुविधाओं को लेकर के। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि असमानता किसी भी समाज का बहुत ही अभिन्न हिस्सा होता है। यानी कि किसी भी समाज में असमानताएं पाई जाएंगी ही, असमानताएं पाई जाती ही हैं। तो हमें समानता की दिशा में आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग एक और उदाहरण ले सकते हैं, हमारे और आपके घरों में लड़के और लड़कियों के बीच किस तरह की कितनी भारी असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर लड़के और लड़की दोनों विद्यालय आते हैं, विद्यालय के बाद जब छुट्टी होती है तो लड़के घर जाते हैं, हो सकता है वो खेलने चले जाते हों, लेकिन लड़कियों को घर के तमाम अन्य कामकाज करने पड़ते हैं। इसी तरह से आप लोग जब 12वीं की कक्षा में 12वीं पास हो जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे लड़कों को हो सकता है बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाए या बहुत सारे लड़कों को अच्छे स्कूलों में भेजा जाए, लेकिन लड़कियों को हो सकता है लड़कियों की शिक्षा को वहीं तक रोक दिया जाए या लड़कियों को आगे न पढ़ाया जाए। तो ये असमानता जैसे पुरुषों में और महिलाओं में आप लोग देखते होंगे, घरों में, परिवारों में बहुत सारी दिन प्रतिदिन हम लोग इसको देखते ही रहते हैं। अब समानता आपके अध्याय का नाम भी है, तो हम समझेंगे समानता का अर्थ क्या होता है। तो समानता का दो अर्थ, यानी कि दो तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, दो अर्थों में। एक तो समानता का नकारात्मक अर्थ। देखिए, जैसे मैं जब आपको स्वतंत्रता पाठ पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने आपको स्वतंत्रता का नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ बताया था। तो नकारात्मक अर्थ का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी चीज का निषेध हो या कोई ऐसी चीज जिसको करने से रोका जाए, तो उसको नकारात्मक बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव वे में, नकारात्मक अर्थ में। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है विशेषाधिकारों की समाप्ति। अब विशेषाधिकार आप लोग सोच रहे होंगे क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे वर्ग ऐसे होते हैं जिनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है। विशेषाधिकार जैसे कि
वो विशेषाधिकार यानी कि वो अपने समाज में अपनी विशेष स्थिति की वजह से या समाज में अपने कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति की वजह से वो ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त कर चुके होते हैं। तो समान, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि समाज में पुरुषों को विशेषाधिकार प्राप्त है, महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा अच्छी स्थिति में होते हैं। इसी तरह से जो धनवान वर्ग है समाज में उसको भी विशेषाधिकार प्राप्त है। धनवान वर्ग समाज के लगभग सभी चीजों को प्रभावित करता रहता है। इसी तरह से हम लोग अगर जातियों में देखें तो जो समाज का उच्च तबका है, उच्च जातियां हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, वो भी समाज में दलितों और पिछड़ों की तुलना में थोड़ी सी अच्छी स्थिति में होती हैं। तो ये सब वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं। तो समानता नकारात्मक अर्थ में कहती है कि समाज में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, समाज में विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए। तो ये एक नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता का मतलब हुआ, समानता का मतलब हुआ। दूसरा, समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? समानता सकारात्मक अर्थ में किस तरह से प्रयोग की जाती है? तो इसमें कहते हैं कि सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, यानी कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो, यानी कि अवसरों की समानता। तो अवसरों की समानता का क्या मतलब हुआ? जैसे उदाहरण लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो धनवान वर्ग से हो, चाहे वो गरीब वर्ग से हो, तो सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, वो स्कूल नहीं जा पाती हैं क्योंकि उनकी जो घर परिवार में जो स्थिति होती है वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। इसी तरह से बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, वो फीस नहीं भर पाने की वजह से या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से या घर में कोई कमाने वाला नहीं या कामकाज करने वाला नहीं है, तो वो काम धंधे में लग जाते हैं, तो वो भी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि समान अवसर का मतलब ये है कि किसी भी चीज में ऐसा नहीं हो कि कुछ ही लोगों को अवसर प्राप्त हो वो काम करने का, कुछ ही लोगों को नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो, कुछ ही लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हो, कुछ ही लोगों को व्यापार धंधा रोजगार करने का अवसर प्राप्त हो। तो समानता सकारात्मक अर्थ में ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। जैसे कि नौकरियों के लिए समान अवसर प्राप्त होने का क्या मतलब है? यानी सभी लोगों को परीक्षाओं में बैठने का समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर मिलना चाहिए, तभी तो वो परीक्षाओं में बैठ पाएंगे और परीक्षाएं पास कर पाएंगे। तो ये समानता का एक तरह से नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब एक तरह से हम सबके दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या समानता का मतलब है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए? क्या आप लोग सोचिए, आप लोग सोचकर बताइए कि क्या ऐसा संभव है कि किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए? हम लोग देखेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। हर समाज में, चाहे समाज में या राज्य में, सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है, अरस्तु एक राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने कहा है कि समान लोगों के साथ समान तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए, और यही समानता है। जैसे कि इसको हम लोग वर्तमान परिदृश्य में, आज के समय में एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दौड़ हो रही है, उस दौड़ में सभी को दौड़ना है, तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है या कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, तो अगर उसके लिए भी, इस शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए भी दौड़ का समान नियम होगा या दौड़ के समान कह सकते हैं कि दौड़ के समान परिपाटी होगी, दौड़ के समान नियम कायदे कानून होंगे, तो इसमें क्या होगा, जो शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, वो दौड़ में पिछड़ जाएगा। यानी कि समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ। तो इसमें क्या किया जाता है कि राज्य जो असमान लोग हैं, यानी कि जो समाज में बहुत ही पिछड़ी स्थिति में है, जो समाज में हाशिए पर है, मैंने आपको हाशिया क्या होता है ये क्लास में बताया था, जो समाज में हीन स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, उनके साथ राज्य कुछ विशेष बर्ताव करता है, उनके साथ राज्य कुछ विशेष प्रावधान करता है, कुछ विशेष व्यवहार करता है, ताकि समाज में उनकी स्थिति को
बेहतर किया जा सके। तो इसको कहते हैं असमानों के साथ असमान व्यवहार। यानी कि अगर राज्य किन्हीं दो व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करता है या एक तरह से व्यवहार नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य उन दो व्यक्तियों में या उन दो वर्गों में जो कमजोर स्थिति में है, उन दो वर्गों में जो हीन स्थिति में है, जो हाशिए पर है, जो पिछड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य कुछ अलग व्यवहार उसके साथ करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब समानता की परिभाषा, जैसे हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ विद्वानों ने समानता की जो परिभाषाएं दी हैं, जैसे अर्नेस्ट बार्कर एक विचारक हुए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं वो सबको मिलना चाहिए और जो अधिकार सबको प्राप्त है वो मुझे भी मिलना चाहिए, यही समानता है। यानी वो कहते हैं मोटा मोटी कि सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो मेरे अधिकार हैं वो आपको भी प्राप्त हो और जो आपके अधिकार हैं वो मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। इसी तरह से एक विद्वान हुए थे, इंग्लैंड के थे, हेराल्ड जे लास्की उनका नाम था। तो लास्की साहब कहते हैं कि समानता समतल करने की प्रक्रिया है। समतल मतलब होता है लेवल, एक बराबरी पर। वो कहते हैं कि समाज तो असमान होता ही है, लेकिन इस असमान समाज में सबको एक बराबरी पर खड़ा करना ही समानता कहलाती है। अब हम लोग ये सोचे कि हमें समानता की जरूरत क्यों है? मतलब समाज जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, जो असमानता है हम लोग उसको स्वीकार करते जाएं, क्या समस्या है? मतलब हम लोग क्यों कहते हैं कि हमको भी समानता मिलनी चाहिए, हम सबको एक बराबरी पर, मतलब एक तरह से सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसके लिए भी ये कहा जाता है कि हम सभी मनुष्य हैं, यानी कि सभी लोगों को मनुष्य होने के नाते समानता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति जो जन्मता है या हर व्यक्ति जो पैदा होता है वो मनुष्य ही होता है। तो साझी मनुष्यता के कारण, साझी मनुष्यता मतलब कि हर व्यक्ति क्या है? मनुष्य है। हम सब में क्या कॉमन है? जितने भी लोग हैं हम सब में कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज साझी है? तो हमारी मनुष्यता है कि हम लोग एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। तो साझी मनुष्यता की वजह से हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को समानता प्राप्त होनी चाहिए। अब हम लोग समानता के आदर्शों की बात करेंगे। आदर्श, देखिए आदर्श मतलब वो होता है कि ऐसी चीजें या ऐसी स्थिति जो हमें प्रेरित करती है, या ऐसी स्थिति जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो समानता के आदर्श में सबसे पहले जो अमेरिका की जो क्रांति थी 1775 में हुई थी। अमेरिका की क्रांति के बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ कि अमेरिका की क्रांति में जो वहाँ के 13 राज्य थे, तत्कालीन समय में 13 राज्य थे, उन्होंने जो ब्रिटिशों ने वहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किया था, यानी कि साम्राज्य स्थापित किया था वहाँ के 13 राज्यों पर। तो उन राज्यों ने ब्रिटिशों के खिलाफ एक तरह से क्रांति कर दिया था अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो जो अमेरिकी क्रांति थी वो हुई थी 1785 में। तो अमेरिकी क्रांति ने ये कहा कि सभी मनुष्य समान जन्मे हैं, इसलिए सबके साथ समानता के व्यवहार होना चाहिए। जैसा मैंने भी आपको ऊपर बताया कि साझी मनुष्यता की वजह से हर व्यक्ति समान जन्मा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी रंग का हो, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, हर एक व्यक्ति मनुष्य के रूप में पैदा होता है, इसलिए सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए। दूसरा हम लोग उदाहरण लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में यह हुआ था कि फ्रांस के लोग, जो वहाँ के आम लोग थे, उन्होंने वहाँ के तानाशाही राज्य के खिलाफ या तानाशाही राजा के खिलाफ, तानाशाही राजतंत्र के खिलाफ एक तरह से क्रांति कर दी थी। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो था कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो वहां पर भी समानता पर जोर दिया गया और इसमें यह भी कहा गया कि सभी व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र व समान है। तो हमने देखा कि आदर्श के रूप में समानता जो एक अवधारणा है, समानता जो एक संकल्पना है, वो फ्रांस की क्रांति में, वो अमेरिका की क्रांति में, और इसके साथ ही आधुनिक समय में देखें तो लगभग दुनिया के सभी संविधानों में, जितने भी देश हैं, सभी संविधानों में समानता को प्रमुख आदर्श के रूप में जगह दिया गया है, या समानता को लगभग दुनिया के सभी संविधानों ने स्वीकारा है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अब दुनिया के सभी देशों ने अपने संविधानों में समानता को जगह दी है। अब हम समानता को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा समानता के लिए। जैसे
हम लोगों ने रेस देखी होगी, दौड़, जैसे कुछ प्रतिभागियों या कुछ प्रतियोगियों के बीच में दौड़ कराई जाती है। तो एक तो ये होता है कि सभी लोगों को समान बिंदु से दौड़ना शुरू करना है, सभी लोगों को दौड़ में एक समान समय प्राप्त हो कि दौड़ कितने समय में पूरी करनी। एक जैसे सभी लोग जब दौड़ना शुरू करेंगे तो एक ही लाइन होगी, वो उसी लाइन से दौड़ अपनी शुरू करेंगे और सबको एक फिक्स समय दिया जाता है कि आपको 5 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय करनी है। यानी कि इस प्रकार की जो समानता है इसको कहते हैं औपचारिक या कानूनी समानता। इसका मतलब ये हुआ कि सभी को कानूनी रूप से समान रखा गया है या सबके साथ एक समान व्यवहार किया जा रहा है। इसको कहते हैं औपचारिक समानता या कानूनी समानता। अब सोचिए कि जब दौड़ शुरू हो रही है तो सबके लिए एक समान नियम है, सबको एक बिंदु से शुरुआत करनी है, तो जाहिर सी बात है कि सभी के लिए एक समान नियम रखे गए हैं, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन आप लोग सोचिए कि किसी भी दौड़ में क्या ये सही बात है कि सभी के लिए एक समान नियम रखे जाएं? आप लोग तो सोचेंगे हाँ सही बात है कि सबको एक समान नियम रखा जाए, सबके लिए एक समान व्यवहार किया जाए, लेकिन ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ विशेष सुविधाओं की जरूरत है, जिनको कुछ विशेष छूट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए उसी दौड़ में एक विकलांग व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जिसका मान लीजिए एक पैर खराब है, तो क्या उसके लिए भी एक समान नियम, एक समान व्यवहार ठीक होगा? जो सही स्थिति में है वो तो बहुत जल्दी दौड़ के रेस पूरी कर लेंगे, लेकिन जो कमजोर है, जो शारीरिक रूप से कमजोर है, वो तो अपनी दौड़ नहीं पूरी कर पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? जैसे कि शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के लिए ये कहा जा सकता है कि आप दौड़ आधे घंटे की बजाय 45 मिनट में पूरी करिए, या हो सकता है कि आप 5 किलोमीटर की दूरी की बजाय आप 4 ही किलोमीटर दौड़िए। तो इसको कहते हैं सकारात्मक कार्रवाई, यानी कि जो समाज के पिछले तबके हैं या समाज में जो शोषित है या समाज में जो असक्षम है, कमजोर है, तो उसके लिए हम नियमों में कुछ विशेष छूट का प्रावधान करते हैं ताकि वो भी सभी के साथ कम्पीट कर पाए, सभी के साथ एक तरह से प्रतिस्पर्धा कर पाए। तो एक तो मैंने आपको बताया औपचारिक या कानूनी समानता, यानी इसमें ये कहा गया कि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा है वास्तविक समानता। वास्तविक समानता का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? मान लीजिए सभी लोग दौड़ने जा रहे हैं, सभी लोग एक बिंदु से शुरू कर रहे हैं, सबके लिए एक समान नियम है, सबके लिए एक समान समय है, लेकिन उस दौड़ में जो प्रतिभागी हैं, हो सकता है कि एक प्रतिभागी के पास बहुत अच्छे जूते हों, जैसे रेस वाले दौड़ के लिए अलग तरह के जूते आते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे, तो हो सकता है किसी प्रतिभागी के पास बहुत अच्छे जूते हों, लेकिन कोई दूसरा प्रतिभागी ऐसा होगा जिसके पास जूता ही नहीं हो, वो नंगे पैर दौड़ रहा हो। या हो सकता है कोई ऐसा प्रतिभागी हो जिसको दौड़ के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई हो, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो कि आपको कैसे दौड़ना है, उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई हो। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा प्रतिभागी है जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, जिसके पास कोई कोचिंग नहीं थी। हो सकता है एक और प्रतिभागी ऐसा हो जो पोषक तत्व जिसको बहुत अच्छे से मिलता रहा हो, वो अपना खान पान, दूध वगैरह जो दौड़ के लिए जरूरी होता है वो सब लेता रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको ये सब सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं। तो ये सब एक तरह से दौड़ को प्रभावित करेगा, यानी कि सबको समान, आप सबके साथ समान व्यवहार तो कर रहे हैं, आप सबको समान अवसर भी दे रहे हैं कि आइए हर कोई दौड़ में दौड़ लगाइए, सबको आप समान अवसर दे रहे हैं। लेकिन समान अवसर देने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुविधाओं की वजह से या जो अपनी शारीरिक या प्राकृतिक कह सकते हैं कि अक्षमताओं की वजह से उस दौड़ में पिछड़ सकते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि इस दौड़ के उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने दो चीज समझी। पहला, कि एक औपचारिक समानता होती है या इसको कानूनी समानता कहते हैं कि कानून ने सबको एक बराबर कर दिया, कि कानून के नजरिए से आप सभी लोग बराबर हैं, लेकिन और कानून के नजरिए सभी लोग बराबर हैं, इसलिए सबको समान अवसर भी मिल रहे हैं। आप लोग आइए कंप्लीट करिए, आप लोग आइए दौड़ लगाइए, आप लोग आइए परीक्षा दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सुविधा, जिनको सही सुविधाएं नहीं मिल रही, जिनके पास कोई विशेष संसाधन नहीं है या जो प्राकृतिक और शारीरिक रूप से असक्षम है, तो इनके लिए कुछ विशेष छूट का प्रावधान किया जाता है
जैसे सकारात्मक कार्रवाई में मैंने आप लोगों को जैसे क्लास में बताया था कि महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। समाज के जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, SC, ST, OBC हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के जो समाज के हैं, उनके लिए भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, कुछ विशेष छूट की व्यवस्था की जाती है। इसको कहते हैं सकारात्मक कार्रवाई, यानी कि ऐसी कार्रवाई जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो, जो अच्छा आउटपुट लाने वाला हो, जो अच्छा परिणाम लाने वाला हो। तो पहला मैंने आपको बताया औपचारिक या कानूनी समानता। दूसरा मैंने आपको बताया कि वास्तविक समानता। ये वास्तविक समानता कैसे प्राप्त हो रही है? सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समानता का विरोध करते हैं। वो समानता के विरोध में कुछ अपने तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि सबको तो आप एक समान नहीं व्यवहार कर सकते, सबके साथ तो आप एक समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे वो तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को असमान बनाया है, यानी कि प्रकृति के दृष्टिकोण में, प्रकृति मतलब आप लोग समझते हैं नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति ने, या बहुत सारे लोग उसको भगवान का भी नाम देते हैं, कोई नेचर, कोई शक्ति का नाम देते हैं। तो प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। इस वजह से भी प्रकृति ने सभी मनुष्यों को असमान बनाया। असमान का मतलब ये हुआ, जैसे कोई जन्म के समय गोरे रंग का होता है, कोई काले रंग का होता है, कोई जन्म के समय कह सकते हैं कि मोटा हो रहा है, पैदा हो रहा है, या पतला पैदा हो रहा है। तो बहुत सारे जन्म के आधार पर बहुत सारी असमानताएं हैं। प्रकृति के आधार पर प्रकृति ने सभी को असमान बनाया है। कोई पैदा हुआ तो विकलांग पैदा हुआ, कोई सही पैदा हुआ, तो ये सब भी असमानताएं हैं प्राकृतिक आधार पर। दूसरा, ऐसे लोग ये भी तर्क देते हैं कि मनुष्यों की क्षमताओं में असमानता है, यानी कि कुछ लोग बहुत क्षमतावान होते हैं, कुछ लोग बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वो बहुत ही योग्य होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम समझदार होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते हैं, या उनके अंदर योग्यता नहीं होती है। तो इस वजह से भी लोगों की क्षमताओं में बहुत ज्यादा असमानता है, और इस वजह से भी समानता नहीं लाया जाना चाहिए। तो ये सब समानता के विरोध में लोग अपने तर्क रखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में। प्राकृतिक नाम से लग रहा है, मैंने फिर आपको बताया प्राकृतिक मतलब ये होता है कि जो प्रकृति जनित है, प्रकृति ने जो बनाया है। तो ये एक टर्म होता है प्रकृति। इसी तरह से बहुत सारे लोग प्रकृति को ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ भी कहता है। तो ये सब क्या है, एक आप लोग इसको प्रकृति एक तरह से समझेंगे, यानी कि जिस पर हमारा बस नहीं चलता। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता है, उसको कह रहे हैं कि प्रकृति जनित या प्रकृति द्वारा प्रदत्त। दूसरी तरफ है सामाजिक असमानताएं। तो हम प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में पढ़ेंगे, या इनमें क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक असमानता का मतलब हुआ कि ऐसी असमानताएं जो व्यक्ति के जन्म के साथ पैदा होती हैं। मैंने भी आपको बताया, जैसे कुछ लोग विकलांग पैदा हुए या विशेष शारीरिक स्थिति के साथ, कुछ लोग कह सकते हैं कि अलग अलग रंग के लोग पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग का वजन बहुत ज्यादा है, कोई महिला पैदा हुआ, कोई पुरुष हुआ, कोई ट्रांसजेंडर पैदा हुआ। तो ये सब क्या है, एक तरह से प्राकृतिक असमानताएं, यानी कि प्रकृति के आधार, प्राकृतिक इस पर हमारा या जो प्राकृतिक कह सकते हैं असमानताएं हैं, वो समाज में स्वीकृत होती हैं। प्राकृतिक असमानताओं को बदलने का प्रयास आप नहीं कर सकते, या उनको बदला ही नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें भी आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है कि प्राकृतिक असमानताओं को भी जो विज्ञान ने इतना प्रगति कर लिया। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जब पैदा हुआ तो वो शारीरिक रूप से असक्षम था, या शारीरिक रूप से विकलांग पैदा हुआ, जैसे उसके पास पैर नहीं थे। लेकिन विज्ञान ने आज इतनी प्रगति कर ली है कि उस व्यक्ति को दूसरा पैर लगाया जा सकता है, और उस व्यक्ति को दूसरा पैर लगा करके, या उस मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति की है कि उसको दूसरे पैर के माध्यम से उसको जो ठीक ठाक लोग हैं, जो सही पैदा हुए थे, उनकी ही श्रेणी में रखा जा सकता है। तो फिर भी आप ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक असमानताएं वे असमानताएं हैं जिनके साथ कोई व्यक्ति पैदा होता है, और इन असमानताओं को खत्म नहीं किया जा सकता है, और ये असमानताएं समाज में स्वीकृत होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसी असमानताएं, असमानता का मतलब समझिए गैर बराबरी होता है। ऐसी गैर बराबरी, ऐसी असमानताएं जो हमारे समाज द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे कि दो व्यक्ति समान पैदा हुए,
एक मनुष्य के रूप में ही पैदा हुए, दो बच्चे एक तरह से पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को ऊंची जाति का बदला दिया जाता है और दूसरे बच्चे को छोटी जाति, नीची जाति, तमाम तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो ये आप सोचिए कि यानी कि दो व्यक्ति समान पैदा हुए, प्राकृतिक रूप से समान हैं, लेकिन एक को हमारे समाज ने कहा कि ऊंची बिरादरी से है, दूसरे को हमारे समाज ने कहा कि ये छोटी बिरादरी से है। तो एक तरह की सामाजिक असमानता हो गई। इसी तरह से रंग के आधार पर दो लोग पैदा हुए तो समाज ने कहा कि ये गोरे रंग का है इसलिए ये अच्छा है, ये खूबसूरत है, ये सुंदर है, और दूसरा काले रंग का है तो लोग कहते हैं कि ये बदसूरत है। हमारे समाज में होता है ना कि लोग गोरे लोगों को लोग अच्छा मानते हैं, जो काले रंग का होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह से नस्ल के आधार पर भी बहुत सारे भेदभाव हैं। रंग के आधार पर मैंने बताया, लिंग के आधार पर जैसे समाज में प्रकृति से तो प्राकृतिक रूप से जैसे पुरुष और महिलाएं दोनों पैदा हो रही हैं, लेकिन हमारे समाज ने क्या कहा कि पुरुष समाज में अच्छे होते हैं, महिलाएं अच्छी नहीं होती, या महिलाओं को एक तरह से होता ना, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, पहले क्या होता था कि बच्चियां जब पेट में रहती थी तभी उनको मार दिया जाता था। यानी कि समाज पुरुषों को या लड़कों को पसंद करता है और लड़कियों के जन्म होने पर वो दुखी होता है, लड़कियों को वो नहीं चाहते कि बहुत सारी लड़कियां जन्म लें। तो ये एक तरह से आप लोग समझिए कि प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता। प्राकृतिक असमानता प्रकृति जनित है, प्राकृतिक असमानता को हम स्वीकार कर सकते हैं, प्राकृतिक असमानता को बदलने का प्रयास मतलब अगर हम लोग करें तो कर भी नहीं सकते। दूसरी तरफ सामाजिक असमानता है। सामाजिक असमानताएं समाज द्वारा निर्मित होती हैं, समाज द्वारा बनाई गई होती हैं। सामाजिक असमानताएं अन्यायपूर्ण होती हैं और सामाजिक असमानताओं को विशेष प्रावधानों के तहत सामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सकता है। अब हम लोग अब सवाल ये है कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर करना क्यों जरूरी है। तो सामाजिक और प्राकृतिक असमानताओं में हम लोग इसलिए अंतर करते हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि कौन सी असमानताएं स्वीकार करने लायक हैं। यानी कि दो लोग हैं, कोई गोरा है कोई काला है, तो ये भी असमानता है ना, दोनों में अंतर है, लेकिन ये तो स्वीकृत है। मतलब गोरे लोग भी हैं समाज में, काले लोग भी हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई समस्या की बात है नहीं। लेकिन कुछ असमानताएं ऐसी होती हैं जो समाज जनित है। अब सोचिए, गोरे और काले लोग जो पैदा हुए थे, हमारे समाज ने अब एक क्राइटेरिया बना दिया कि गोरे लोग अच्छे होते हैं, गोरे लोगों को खूबसूरत माना जाता है और काले लोगों को एक तरह से खराब माना जाता है या बदसूरत माना जाता है। तो ये समाज जनित असमानता हो गई कि गोरे लोग अच्छे हैं और काले लोग खराब हैं। तो ऐसी असमानताएं बहुत अन्यायपूर्ण होती हैं, ऐसी असमानताएं अन्याय करती हैं, ऐसी असमानताएं लोगों के मनोबल को तोड़ती हैं। तो हम लोगों को मोटा मोटी ये समझना है कि जो परिस्थिति जन्य या परिवेश आधारित या जो विशेषाधिकार हैं, या किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी अमीर के घर पे पैदा हुआ तो उसको कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं। वो कहीं जाएगा तो पुलिस उसको नहीं रोकेगी टोकेगी, या पुलिस देखेगी ये बहुत अमीर आदमी है तो इसको जाने दिया जाए। दूसरी तरफ कोई गरीब है तो पुलिस उसको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। तो ये सब विशेषाधिकार होते हैं। तो इन विशेषाधिकारों को समाप्त करना ही आज हमारा एक तरह से लक्ष्य है। और हम लोग अब इस पर और चर्चा करेंगे, समाज की में कौन सी असमानताएं हैं जो स्वीकार्य हैं और कौन सी असमानताएं अस्वीकार्य हैं। यानी कि किन असमानताओं को हम स्वीकार कर सकते हैं और किन असमानताओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्वीकार्य असमानताओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे योग्यताओं में अंतर है, तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बहुत योग्य होते हैं, बहुत अच्छे पदों को सुशोभित करते हैं, या समाज में लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, या उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ खास योग्यता नहीं होती है। तो ये तो योग्यता के आधार पर असमानता है, तो इसको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति में थोड़ी असमानता हो, जैसे कोई थोड़ा अमीर हो, कोई थोड़ा सा गरीब हो, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे किसी की सैलरी थोड़ी ज्यादा हो, किसी की कम हो, तो इन सब असमानताओं को भी हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी असमानता है जिनको हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो उसमें सबसे बड़ा है अवसरों में अंतर। यानी कि दो लोगों के बीच में अगर अवसरों में अंतर है, यानी कि अगर किसी को पढ़ने का अवसर मिल रहा है और किसी दूसरे को पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की असमानताओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक और इसी में जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, गरीबी और अमीरी की भी जो बड़ी खाई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत के 98 अरबपतियों की संपत्ति
यहाँ के 55.5 करोड़ लोगों के बराबर है। तो ये भारी असमानता हुई। एक तरफ बहुत अमीर लोग, दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग जिनके पास मतलब खाने के लिए खाना तक नहीं है, रोटी नहीं नसीब हो रही है। तो इस तरह की असमानताओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और एक और इसमें आप लोग रख सकते हैं कि संसाधनों का केंद्रीकरण, यानी कि जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, इन सब संसाधनों पर समाज के कुछ वर्ग के लोग अपना कब्जा करते जाते हैं। तो संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है, यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति हो जा रही है, बहुत ज्यादा संसाधन है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके पास इन सब संसाधनों का अभाव है। अब हम लोग समानता के लक्षणों पर चर्चा करेंगे कि समानता के क्या लक्षण होते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान नहीं होते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से असमान पैदा होते हैं। असमान का मतलब है जैसे या कह सकते हैं कि सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। दूसरा इसकी एक विशेषता जो समानता का जो लक्षण है उसमें यह है कि समाज में बढ़ने वाले या समाज में जो भेदभाव बढ़ाने वाले विशेषाधिकार हैं, उन विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए। विशेषाधिकार का मैंने अभी आपको बताया कि समाज के कुछ लोग समाज में अपनी अच्छी स्थिति की वजह से, अपनी मजबूत स्थिति की वजह से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं जो कमजोर स्थिति वाले लोगों को प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहिए। तीसरा मैंने बताया कि सभी को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। समाज के हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो ताकि वो अपनी योग्यता को निखार सके, ताकि वो अपनी योग्यता को बढ़ा सके, वो योग्य बन पाए। हर कोई भी व्यक्ति योग्य कब बन पाएगा? जब उसको योग्य बनने का समान अवसर प्राप्त हो। और मैंने आपको एक और चीज बताया कि विशेष आवश्यकता वाले लोगों के साथ विशेष व्यवहार किया जाए। इसको कहते हैं तर्कसंगत भेदभाव। इस शब्द को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमारे देश में आरक्षण एक शब्द है, आरक्षण लागू है। पंचायतों में, पंचायत जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब आप लोग सोचिए कि पुरुष शिकायत कर सकते हैं कि महिलाओं को क्यों आरक्षण दिया गया है। मतलब कोई ऐसी ग्राम पंचायत की सीट है जहां से सिर्फ महिला ही क्यों चुनाव लड़ सकती, पुरुष क्यों नहीं लड़ सकता है? तो इसका उत्तर ये होगा कि ये जो भेदभाव है, भेदभाव यानी पुरुषों के साथ भेदभाव किया जा रहा है ना, खाली महिलाओं को आप सीट आरक्षित कर दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी नौकरियों में, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाओं में दलितों के साथ, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट की बिरादरी है, ओबीसी के लोग हैं, उनको कुछ विशेष छूट दी जाती है। तो अन्य लोग ये शिकायत कर सकते हैं कि इन वर्गों के साथ कुछ विशेष प्रावधान क्यों किए गए हैं या हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसको कहते हैं कि तर्कसंगत भेदभाव, यानी कि ऐसा भेदभाव जो तार्किक हो। तो उसके उत्तर में राज्य कहता है कि चूंकि महिलाएं राजनीति में नहीं आ पाती हैं, महिलाएं ग्राम प्रधान नहीं बन पाती हैं, इसी तरह से शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग नहीं आ पाते हैं, इस वजह से राज्य इनको कुछ विशेष छूट देता है, राज्य इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है। राज्य इसीलिए कुछ लोगों के साथ तर्कसंगत भेदभाव करता है कि ये समाज के हाशिए के लोग मुख्य धारा में आ पाए, सबके साथ जुड़ पाए। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा।